हम लोग जो है आज देखेंगे जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को। ठीक है। अपवाह द्रोणी जो है हमारा वो जल संभर क्षेत्र के आकार पर यदि देखें तो तीन प्रकार से है। पहला प्रमुख नदी द्रोणी, दूसरा मध्य नदी द्रोणी और तीसरा लघु द्रोणी। ये जो है आपका बहुत इसमें कुछ नहीं है, फिर भी देखें कि जल संभर क्षेत्र के आकार पर जो भारतीय अपवाह नदी द्रोणी को देखा गया, यानी क्या बहाव के दृष्टि से कितना जो है उसमें कैपेसिटी है, वो किधर नदी बह रही है। तो तीन भाग में प्रमुख नदी द्रोणी, तो प्रमुख नदी द्रोणी में इसका अपवाह क्षेत्र में 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। जापानी इसको कैपेसिटी इतना अधिक है। क्लियर है। और इसमें आएगा कि प्रमुख नदी द्रोणी में कितने नदी द्रोणियां हैं जी? 14 नदी द्रोणी। इसमें से कौन कौन शामिल है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, माही, तापी, नर्मदा, बराक, पेन्नार और साबरमती के अलावे और भी जो है इसमें शामिल है। तो इसमें कितना लिख दिए हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए हैं और इसके अलावे भी और है। तो कुल मिलाकर कितने नदी द्रोणी है? 14। इसमें अपवाह क्षेत्र कितना है इसका? 20,000 से अधिक। और ये आपको रट लेना है कि 14 नदी द्रोणी में कौन कौन शामिल है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, माही, तापी, नर्मदा, बराक, पेन्नार और साबरमती, ये जब सारे जो है नदी शामिल है। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए कि मध्य नदी द्रोणी में इसका अपवाह कितना है? 2000 से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर तक का जो है अपवाह है इसका। और इसमें नदी द्रोणी कितना है जी? 44 नदी द्रोणी। इसमें बहुत अधिक नदी द्रोणी है। ऐसा ना गड़बड़ हो जाए कि 14 को 44 में कन्वर्ट कर दीजिए। बड़ा में जो है 14 और मंझला में कितना हो गया? 44। और इसमें कालिंदी नदी द्रोणी, पेरियार नदी द्रोणी, मेघना नदी द्रोणी के अलावे और भी नदी द्रोणियां हैं जो 44 नदी द्रोणी हो गया। ठीक है। उसके बाद में लघु नदी द्रोणी। तो लघु नदी द्रोणी का अपवाह क्षेत्र कितना है जी? 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, उसका एरिया थोड़ा कम है। और इसमें कौन सा जो है नदी को शामिल किया जाता है? इसमें कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो नदी जो बहती है ना, उसको जो है शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें दिख रहा है? आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि भारत का नदी द्रोणी को, ये एटलस सबको रखिए। एटलस रहेगा तो ज्योग्राफी का ज्ञान है, एटलस नहीं है तो उसमें ज्ञान नहीं है। यहाँ देखिएगा आप, सरसरी निगाह से मैं हल्का फुल्का बतला दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से देखिएगा कि ये गंगा नदी निकली है। गंगा में कई सहायक नदियां इसमें जो है मिल गए हैं। देखिए जमुना, गोमती, उसके बाद घाघरा, ये सब सारे नदियां मिल करके क्या होती है? ये मैदानी प्रदेश से होकर के बंगाल के खाड़ी में गिरती है। क्लियर हो गया। वही आप देखें, फिर इधर से देखिएगा, इधर ये दिख रहा होगा आपको कि ये जो है नदी आपका कहाँ गिर रही है? इधर से जो है आप देखें तो बंगाल के खाड़ी में ना गिर करके अरब सागर में गिर रही। किताब वाला से और जो है अच्छा हम दिखा देते हैं आपको। देखिएगा ये जो है दिख रहा है आपको, यहाँ से जो है ये हालांकि ये कलर नहीं किया हुआ है। देखिए यहाँ से है ना, ये जो है सब कट करके कहा, ये सिंधु की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और एक जो है ब्यास नहीं दिया है ना। ये सारे 5 नदियां जो है इसकी सहायक नदी है सिंधु की। क्लियर हो गया। उसके बाद में आप देखिए यहाँ से ये बीच वाला जगह से, इस जगह से, ठीक ना, ये बीच वाला जगह से क्या होती है? यहाँ से ये नर्मदा और सोन निकलती है। नर्मदा इधर अरब सागर में चली जाती है और जो है सोन यहाँ पर कहाँ? गंगा में मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर दक्षिण की नदियां हो गई आपका, ये देख लीजिए। फिर इधर से आपको ढेर सारे नदी दक्षिण की नदियां आ जाएंगे। एटलस में आप देखिएगा, इसमें बहुत समय लग जाएगा। दक्षिण की नदियां यहाँ से सबसे नीचे से चलते हैं आपको, यहाँ देखिए है ना, ये सब जो है सारे आपको लाल लाल से लिखा हुआ है। ये देखिए, फिर यहाँ से कृष्णा द्रोणी, गोदावरी द्रोणी है। ये सब जो है आपका बंगाल के खाड़ी, फिर कावेरी, ये सारी नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरती है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां और आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां, मुख्य रूप से 2 तरह की नदियां हो गई। ये क्लियर हो गया।
दो तरह की नदियां, और इसमें सबसे ज्यादा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पिछले क्लास में आपने देखा था, दिख रहा है ना। तो ये आप एटलस में अच्छे तरह से देख लेंगे। ब्रह्मपुत्र देखिए, ब्रह्मपुत्र इधर से निकल करके ऊपर ऊपर चुंदिए जा रहा है चोटी पर न जी, और यहाँ पर आकर के आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत में आकर के इधर से जो है फिर गंगा में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ये एक जो है बड़ा सा डेल्टा बनाता है जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के नाम से जानते हैं। और इससे जो है फिर आप स्पष्ट रूप से देख लेंगे। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि नर्मदा और तापी अपवाद है, अपवाद है ना। नर्मदा और तापी अपवाद है, वो कहाँ गिरती है, वो अरब सागर में गिरती है। अब देखते हैं कि भारतीय अपवाह तंत्र, तो भारतीय अपवाह तंत्र में यहाँ पर अपवाह तंत्र ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कई छोटे छोटे पार्ट को हम बतलाएंगे आपको। एक में जो है भारी हो जाएगा और वीडियो भी नहीं बनेगा, समझ में भी आपको नहीं आएगा, इसलिए छोटे छोटे काट के बना रहे हैं। तो भारत के अपवाह तंत्र में पहला हिमालय अपवाह तंत्र देखेंगे जो हिमालय से निकलने वाली है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि हिमालय से कौन कौन जो है नदियां निकल रही है, उसके अपवाह तंत्र में कौन शामिल है। तो इसमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी शामिल है। मैप में भी देखा ना हमने, गंगा भी देखा, ब्रह्मपुत्र भी देखा, सिंधु भी देखा। क्लियर हो गया। और ये सारी नदियां 12 मासी हैं और सालों भर बहती रहती है, क्योंकि हिम का पिघला होता है। हिम से रखने से जो है नदी में जल का जो है उपस्थिति बनी रहती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो नदियां हैं उससे खाड़ का भी निर्माण होता है, भी आकार के घाटे भी बनती है और जलप्रपात का भी निर्माण होता है। ध्यान से देखेंगे आएगा कि इन नदियों से क्या क्या बनता है। तो महाखाड़, भी आकार के घाटे और जलप्रपात। पूछा जाएगा कुम्हार क्या बनाता है, तो कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, घड़ा, सुराही, हड़िया, बर्तन, ये सब ना। तो ठीक इसी प्रकार से हो गया। अब देखिए मैदानी भाग में यही सारे